नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चुनाव लगभग पूरा होने को आ रहा है। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, 2 चरणों का बाकी है। 25 तारीख को छठे चरण का मतदान होगा और 1 जून को 7वें चरण का और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, विपक्ष को इस बात का पूरी तरह से एहसास हो गया है कि वो चुनाव हार रहा है। पहले जो है एजेंडा चलाया गया कि बीजेपी और एनडीए की जो है 400 सीटें नहीं आ रही हैं। 400 पार का जो नारा है वो हवाई है, वो पूरा नहीं होने वाला। हम उसके नीचे उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो एजेंडा नहीं चला, वो विमर्श नहीं चला, तो फिर उसके बाद जो है अब अपना दावा पेश करने की कोशिश हुई। अलग अलग पार्टियों के नेता सब जो है दावा करने लगे कि बीजेपी की 230 आएगी, कोई 200 बताने लगा, कोई 150 बताने लगा, कोई उत्तर प्रदेश में 1 सीट बताने लगा 80 में से। तो इस तरह के दावे जो है किए जाने लगे। फिर जो एनडी गठबंधन की सीटें जो है कोई 250, कोई 300 और कोई तो जो है 400 भी बताने लगा। अखिलेश यादव ने कहा कि 543 में से 400 इंडिया अलायंस को मिलेगी और जो बाकी 143 बची है उसमें से 140 जो है वो बीजेपी को मिलेगी और उसके लिए भी लोग तरसा देंगे बीजेपी को। उन्होंने ये नहीं बताया कि बाकी वो 3 सीटें किसको मिलेंगी। खैर, इस तरह के दावे हर चुनाव में किए जाते हैं, हर चुनाव से पहले किए जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिलेगी और जो हमारा गठबंधन 80 की 80 सीटें जीतेगा। नतीजा क्या आया सबको पता है। वो 2014 में जो 5 सीटें जीते थे उससे आगे 1 सीट भी नहीं जीत पाए, जबकि सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन था। उसके अलावा कांग्रेस जो है वो भी अपनी सीटें कोई ज़्यादा बढ़ा नहीं पाई। 52 सीटें आई, 543 में से 52 सिर्फ। फिर उसको दूसरी बार लगातार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिला, इतनी सीटें वो नहीं ला पाए। अब उसको पूरा करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि शरद पवार का एक सुझाव सार्वजनिक रूप से आया है। हालांकि उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है नेता प्रतिपक्ष के पद का, लेकिन कहा छोटी पार्टियों का चुनाव के बाद कांग्रेस में मर्जर हो जाएगा। उसका उद्देश्य यही है कि कांग्रेस को फिर जो है 55 सीटें नहीं मिलने जा रही हैं कि उसको नेता प्रतिपक्ष का लोकसभा में दर्जा मिल सके। इसलिए छोटी पार्टियों को अगर उनका विलय कांग्रेस में हो जाए, उनकी 1-2 सीटें जिसकी जहां भी आ जाएं, वो जोड़कर शायद जो है 55 तक संख्या पहुंच जाए तो कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल जाएगा। अब जो है इन सब विमर्शों से होते हुए गुजरते हुए अब विपक्ष को लग रहा है कि एक ही तरीका है अपना फेस सेविंग का। हम हार रहे हैं ये तो उन्होंने मान लिया है। तो कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो इस समय कांग्रेस पार्टी खंभा नोचने का काम कर रही है। अभी उसके साथी दल उसमें शामिल नहीं हुए पूरी तरह से। धीरे धीरे आपको दिखेगा। मुझे लगता है कि छठे चरण के मतदान के बाद वो भी शामिल हो जाएंगे इसमें। छठे चरण में दिल्ली का मतदान हो जाएगा तो इस मामले में सबसे आगे रहने वाले अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और कांग्रेस ने रोना शुरू कर दिया कि जो है इलेक्शन कमीशन उसने 1 करोड़ वोट जो है मतदान के बाद जोड़ दिए। अब ये असंभव बात है। फॉर्म 17C होता है, हर बूथ में वो भरा जाता है। हर बूथ पर कितने वोटर आए, कितने वोट पड़े, इसका रिकॉर्ड होता है। ये दर्ज होता है, जो इलेक्टोरल ऑफिसर बूथ का जो इंचार्ज है वो दर्ज करता है। जितने उम्मीदवार हैं उनके प्रतिनिधि वो उसको देखते हैं और सबके दस्तखत होते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप फॉर्म 17C का जो डेटा है उसको सार्वजनिक कर दीजिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा नहीं। तो इरादा क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है? 2 मंशा है। एक, चुनाव आयोग की भूमिका को संदिग्ध बना दो। चुनावों की दूसरा, चुनावों की पूरी प्रक्रिया को ही संदेह के घेरे में खड़ा कर दो। तो जो भी जनादेश आएगा उसको संदेह की नज़र से देखा जाए कि हम हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। ये नया नैरेटिव बनाने की कोशिश विपक्ष की ओर से और ख़ास तौर से कांग्रेस की ओर से हो रही है। अब देखिए कि अभी तक चुनाव के शुरुआत से, बल्कि मैं कहूँगा 2019 के बाद से और ख़ास तौर से पिछले 1-1.5 साल से, जब से ये इंडी गठबंधन बना जून 2023 में,
उस समय से आपने अगर ध्यान दिया हो तो कांग्रेस पार्टी इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी अगर कोई ये सवाल उठा दे कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तो सवाल पूछा जाता था कि राहुल गांधी ने कभी कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हमारी पार्टी ऐसी बातों में विश्वास नहीं करती। लेकिन वो भी जो वर्जना थी वो भी टूट गई। और कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश ने उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे अगर इंडी गठबंधन की मेजॉरिटी आ गई, सरकार बनाने की स्थिति आ गई। तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार इनकार नहीं किया, परोक्ष रूप से स्वीकार किया। कहा कि वो नतीजे आने के बाद तय होगा, जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। बड़ा साफ है। कांग्रेस एकमात्र, पूरे विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है, सबसे ज़्यादा राज्यों में उसका प्रभाव है। बाकी क्षेत्रीय दल हैं जिनका एक राज्य के बाहर प्रभाव नहीं है कोई। सिर्फ एक पार्टी को छोड़ दे, आम आदमी पार्टी, जिसका दिल्ली और पंजाब में प्रभाव है, दोनों राज्यों को मिला दे तो कुल 20 सीटें आती हैं। 20 सीटें आती हैं और 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी 22-23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी होगी और नतीजे के बाद उसकी क्या स्थिति होगी। तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस लोकसभा में भी 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसी के फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने की उम्मीद है। 39 सीटें हैं तमिलनाडु में, लेकिन 39 पर डीएमके चुनाव नहीं लड़ती। डीएमके मुश्किल से 18 या 20 सीटों पर चुनाव लड़ती है, बाकी उसके गठबंधन के साथ ही लड़ते हैं। डीएमके के सबसे बड़ी पार्टी होने की कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी दो और जो हैं पार्टियां हैं जिनके बारे में आप ये उम्मीद कर सकते थे शायद, एक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। ममता बनर्जी 2014 में 34 सीटें जीत चुकी हैं। तो ये उम्मीद आप कर सकते हैं कि वो शायद जो है कांग्रेस को पछाड़ दें, लेकिन उनकी स्थिति जो है इस समय पश्चिम बंगाल में वो 2019 की तुलना में भी खराब है। 2014 की तो बात ही छोड़ दीजिए। 2019 में उनकी पार्टी को 22 सीटें मिली थी। इस बार इसमें बहुत बड़ी कमी होने जा रही है। कितनी कम होगी ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन कम होने जा रही है इसमें कोई शंका नहीं। तीसरी पार्टी जो हो सकती है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी। पिछले 2 चुनावों से वो 5 सीट से आगे नहीं बढ़ पा रही है। सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन हुआ, गठबंधन में चुनाव लड़े तब भी 5 ही सीटें जीते, उससे ज़्यादा नहीं जीत पाए। वहाँ इस समय जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है उसकी इस लोकसभा में कुल 6 सीटें हैं। तो उससे ये उम्मीद करना कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाएंगे विपक्ष में, ये जो है एक तरह से दिन में सपना देखने जैसी है बात है, जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैं सोचता था कि जो लोग कहते हैं कि ये दिन में सपना देखते हैं, वो दिन में सपना देखना क्या होता है, लेकिन अखिलेश यादव की बात सुनकर मुझे समझ में आ गया कि दिन में सपना देखना क्या होता है। अखिलेश यादव ने, मैंने पहले भी बताया था आपको, कहा था कि हम उत्तर प्रदेश की 80 में से 79 आउट ऑफ 80 सीट्स जो है जीतने जा रहे हैं। अब इसको सुनकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मुंह छिपाकर हंसते होंगे। हमारा नेता कैसा है, किस तरह की बात करता है, कितनी हास्यास्पद बात करता है, जिसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। जो उसका पूरी पार्टी का जो अतीत है उसको भी आप खंगाल लें, इतनी बड़ी जीत की कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते। और समाजवादी पार्टी 2019 के मुकाबले कमज़ोर है 2024 में। 5 सीटें 2019 में जीती थी, मेरा मानना है कि इस बार 5 से कम सीटें आएंगी। तो ये दिवा स्वप्न के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो अब तैयारी ये है कि ये साबित करो कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जो है उसको जो जनादेश मिला है वो संदिग्ध है, वो मैनिपुलेट किया गया है, वो लोगों के मत से सरकार नहीं बन रही है, ये जो है तिकड़म से सरकार बन रही है, हेर फेर से सरकार बन रही है। और इस हेरा फेरी में इलेक्शन कमीशन शामिल था। इस जुर्म में इलेक्शन कमीशन भागीदार है, ये साबित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इतनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें गायब हो गई और इलेक्शन कमीशन ने जो है मतदान का आंकड़ा बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया?
दूसरे चरण के बाद जो आंकड़े जारी किए उसमें 10 दिन क्यों लगा, ये सारे सवाल पहले उठ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है, इलेक्शन कमीशन जवाब दे चुका है, उसके बाद फिर से उठाया जा रहा है क्योंकि अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। कोई मुद्दा बचा नहीं है तो इसलिए जो है ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनसे हार के बाद ये कह सकें, अपनी हार को छिपा सकें, अपनी हार का दोष अपने नेताओं पर ना आने पाए, इसकी तैयारी हो रही है। तो 5वें चरण के बाद विपक्ष ने मान लिया है कि वो चुनाव हार चुका है। ये एक तरह से सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है। जब कोई पार्टी इस तरह के बहाने खोजने लगे और चुनाव के बीच में खोजने लगे तो आप समझिए कि उसकी स्थिति क्या है। इसका मतलब है वो एक तरह से सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रही है कि वो चुनाव हार चुकी है। यही हालत कांग्रेस पार्टी की है और आगे आने वाले 2-3-4 दिनों में आप देखेंगे कि दूसरी पार्टियों की ओर से भी ऐसे ही मुद्दे उठाए जाएंगे कि चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवा रहा है। अगर चुनाव आयोग किसी पार्टी को चुनाव जितवा सकता तो जो पार्टी 1952 में सत्ता में आई थी वो कभी सत्ता से बाहर जाती ही नहीं। फिर तो जो है लगातार उसी पार्टी का शासन होना चाहिए था। फिर क्यों ये सरकारें बदलती रहती हैं? या कहें कि लगातार इतनी बार जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं अब हमको हार जाना चाहिए, किसी दूसरी पार्टी को जीत जाना चाहिए, इससे चुनाव की और हमारी जीत की क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। इस तरह की बकवास जो है वही लोग कर सकते हैं, इस तरह का नैरेटिव वही चला सकते हैं जिनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई विजन नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है कुतर्क के अलावा। तो कुतर्क से आप जो है अपने मन को संतोष दे सकते हैं, कुतर्क से आप अपने को संतुष्ट कर सकते हैं, अपने को बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये कोशिश कर सकते हैं आप अपने को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश जो है कि इस तरह के कुतर्क गढ़ें और कहें कि देखिए हम हारे नहीं हैं। तो सारी तैयारी अब 5वें फेज़ के बाद शुरू हो गई है विपक्ष की ओर से, ये साबित करने में कि हम हार नहीं रहे हैं, हमें हराया जा रहा है और हमें हराया जा रहा है जनता के मत से नहीं बल्कि दूसरी वजहों से, दूसरे तरीक़ों से। तो इस चुनाव का नतीजा वैसे तो औपचारिक रूप से 4 जून को आएगा, लेकिन विपक्षी नेताओं के बयानों से इस चुनाव का नतीजा एक तरह से आ चुका है। 4 जून को केवल उसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।